स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आर्यन गुजर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेमो 4 है। आज हम अभी तक की गई क्लास से बनने वाले और पिछले वर्षों की जो परीक्षाएं हुए हैं, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड दरोगा, उत्तराखंड कांस्टेबल, यूपी दरोगा, यूपी कांस्टेबल और अन्य कुछ परीक्षाएं जिनसे मॉडर्न हिस्ट्री के खासकर जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए हैं, जो इससे लिंक बन सकें या थोड़े आगे के जो हम आगे पढ़ेंगे, वो प्रश्न मैं लेके आया हूं। एक तो ये आप अपनी तैयारी भी देखिए कहाँ तक की है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आगे परीक्षाएं भी रही हैं, यूपी ऐसा ही है, यूपी दरोगा वो आने वाला है, और पटवारी उत्तराखंड लेखपाल वो भी आने वाली है जो फिर से होनी है। तो उसके लिए आपको बहुत लाभदायक है परीक्षा। कुछ हमारी कोचिंग में लगातार टेस्ट सीरीज चल रही हैं, निःशुल्क चल रही हैं। कम से कम आप एक बार संपर्क करिए और संस्था से संपर्क करके आप उनका भी आनंद लीजिए। आज मैं 25 प्रश्न ऐसे चुनकर लाया हूं केवल आधुनिक भारत के इतिहास के, जो हमारी आज की कोचिंग, आज की क्लास से संबंधित है। तो बस शुरू करते हैं देर ना करते हुए। बहुत मजा आने वाला है आज। ये पहला प्रश्न है आपके सामने, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। स्क्रीन से मैं थोड़ा दूर ही रहूंगा ताकि आप समय लेके उत्तर दे सकें। 10 सेकंड का समय लीजिए, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अक्टूबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 दिसंबर 1946 या 16 नवंबर 1946? आराम से सोचिए, समय लीजिए और सही उत्तर इसका बताइए। या मान लीजिए आप बाद इसको शेयर भी करेंगे, इसको शेयर भी कर दीजिए आगे, ताकि जो लोग और तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को बता दीजिए, भैया लाइव क्लास चल रही है, आओ 25 में से देखें कितने उत्तर सही जाते हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, मैं पहले बता चुका हूं। उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड दरोगा कांस्टेबल, यूपी दरोगा कांस्टेबल, उसमें प्रश्न आ चुके हैं पहले। चलिए, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तैयार रहिए, सांस ले लीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं और कमेंट करते रहिए जिन जिन का सही जवाब आ रहा है। ये रहा, मैं एक बार पढ़ देता हूं अगला प्रश्न। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू हंटर, चार्ल्स मैकमिलन, सर सैयद अहमद खान, एस.एन. रॉय? करिए, 15 से 20 सेकंड लीजिए, सोचिए। गूगल पे सर्च मत करिएगा, एआई का सहारा मत लीजिएगा, खुद के प्रति ईमानदार रहें। डब्ल्यू हंटर 1871 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। इस पुस्तक, असल में डब्ल्यू हंटर कौन थे, थोड़ा इनका परिचय ले लेते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार और सिविल सेवक, जिन्होंने 1871 में द इंडियन मुसलमान बुक भी लिखी इन्होंने, और भारतीय मुसलमान को इन्होंने विद्रोही बताया। अगला, चार्ल्स, थोड़ा ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या पता भविष्य में इनसे सवाल बन जाए, और ये बहुत ज्यादा संभावना रहती है। पीवाईक्यू हम देख रहे हैं। चार्ल्स मैकमिलन क्या है, ये कौन है? ये उपनिवेश काल के प्रशासनिक संदर्भों से जुड़े व्यक्ति हैं। सर सैयद अहमद खान, ये समाज सुधारक थे और मुस्लिम सुधारक भी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं ये, और इन्होंने हंटर पुस्तक का तार्किक प्रतिवाद किया, आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। एस.एन. रॉय अंतिम, ये समाज सुधार के अन्य विषयों से जुड़े रहे। अगर कभी पूछे कि कौन लेखक है, कौन समाज सुधारक है, ऑप्शन दे देते हैं, नाम दे देते हैं, तो कम से कम आपको ये याद रहेंगे। अगले प्रश्न पे जाते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं, स्क्रीन से हट जाता हूं, आप खुद भी पढ़ें। बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ
किसके द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज, देवबंद स्कूल, ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली। समय लीजिए 15 से 20 सेकंड का। प्रार्थना समाज, ये इसका सही उत्तर होगा। जिन जिनका उत्तर सही आया है एक बार वो उसके बारे में जरूर कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके और दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने की भी सोच रहे हैं, कम से कम जितना उन्होंने आज तक पढ़ा उसके बारे में खुद को देख लें। ये धर्म सुधार मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे पश्चिम से शुरू हुआ, भारत में कैसे आया, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती, आगे ये आधुनिक भारत के इतिहास में मैं और इनको जोड़ के ही पढ़ाऊंगा PYQ के आधार पे। आगे मैं अभी तक क्या क्या पढ़ाया, बक्सर में पढ़ा चुका हूं, बक्सर का प्रश्न सीधा बन रहा है, जो मैंने पढ़ाया। प्रिंटिंग प्रेस से सीधा प्रश्न बन रहा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज ने बंबई में समाज सुधार और एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। और अन्य जो इसके ऑप्शन है, देवबंद स्कूल, ये गलत क्यों है? ये एक मुस्लिम पुरातनवादी आंदोलन था जिसका केंद्र उत्तर प्रदेश का सहारनपुर यानी कि देवबंद था, इसलिए ये है। और ये ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो है ही नहीं, बात मुंबई की हो रही है तो देवबंद कैसे हो जाएगा, अगर आप स्वयं भी दिमाग लगाएं। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की, याद रखिएगा। मतलब अन्य ऑप्शंस के साथ भी खेलना है ताकि आपको आगे भी याद रहे। और बंगाल में की थी, इसका भी मुंबई से कोई सीधे तौर पे लेना देना नहीं है। परमहंस मंडली, हालांकि इसकी स्थापना 1849 में हुई। कार्यकाल याद रह सके तो याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन पहले कौन बाद में, सीरीज लगाने के समय इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन यह अत्यंत गुप्त संस्था थी, इसकी बात हो रही है परमहंस मंडली की। प्रार्थना समाज की तरह इन्होंने काम करने की कोशिश की, पर ये गुप्त रह के इन्होंने काम किया। 1828 ब्रह्म समाज और 1849 1849 परमहंस मंडली। छोटी छोटी जानकारी ताकि एक आइडिया आपको रहे कि वो शब्द किससे संबंधित था। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। लगभग किसी ना किसी वर्ष किसी ना किसी राज्य की परीक्षा, अपर लेवल की परीक्षा हो या ग्रुप सी हो या ग्रुप बी हो, पूछा जरूर जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकॉले का स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835, शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83, हार्टोग समिति 1929। बताइए, समय लीजिए। हो सकता है बहुत लोगों को सीधे आंसर आ रहा हो, लेकिन कम से कम जो पहली बार कर रहे हैं या जो भी तैयारी की शुरुआती दौर में, इसलिए मैं समय थोड़ा दे के चल रहा हूं, है ना। बहुत से समय लीजिए, आराम से बताइए। 25 प्रश्न है, अभी हम चौथे पे पहुंचे हैं। शिक्षा पर वुड डिस्पैच, समय इसमें दे ही गया है पहले से, समय हमने लिख दिया इसमें पहले से, जहां तक संभव है हमने पहले ही कर दिया है। जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं दे दूंगा अगर जरूरी हुआ। इसमें आप कालक्रम भी याद रख सकते हैं, कौन किसके बाद आया, कौन किससे पहले आया। मैकाले का स्मरण पत्र क्या था? मैकाले ने भारतीय साहित्य भाषाओं को तुच्छ बताकर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने पर जोर दिया और अधोमुखी निष्पादन का सिद्धांत दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। भारत में अंग्रेजी भाषी बाबू वर्ग तैयार हुआ, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, कैसे अंग्रेजों ने समाज सुधार, बाद में पहले आर्थिक नीति अपनाई, उसके बाद वो आर्थिक नीति को ही आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे फिर वाणिज्यिक चरण में तो अभी समाज में नहीं जा रहे हो, आगे जाएंगे वहां ही घटनाएं घटेंगी, उससे इन घटनाओं को मैं लिंक कर दूंगा, वहां तथ्य बन जाएंगे, उसे ही हम फैक्ट कह देते हैं जिसे हम रटते हैं। शिक्षा का वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि शिक्षा का पहला व्यापक खाका था। शिक्षा विभाग की स्थापना हुई इसमें। हंटर शिक्षा आयोग
ये वुड डिस्पैच की, ये इसी से संबंधित था बाद में। कैसे संबंधित था? ये समीक्षा करने के लिए आया वुड डिस्पैच की, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का। अंत में हार्डोक समिति 1929 साइमन कमीशन के समय शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए गठित की गई थी। किसके समय? साइमन कमीशन के समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैं पढ़ देता हूं एक बार। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना, भारत में धार्मिक आधार मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रश्रय देना, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। याद रखिए, आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, वीडियो और यूपीएसआई और अन्य जो भी हैं, जैसे यूकेपीसीएस का प्रीलिम्स भी आने वाला है, और अन्य जो भी परीक्षाएं अभी लंबित हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न में ढूंढ के लाएं। और उसके साथ साथ जितने ऑप्शन हैं उनका भी हम डिस्क्राइब करते चलेंगे, ताकि भविष्य में ये भी फिर से ऑप्शन में तो आप एलिमिनेट कर सकें। एलिमिनेट अगर आप कर भी पाए तो 50-50 चांस रहते हैं प्रश्न के सही और गलत होने के। वो स्थिति कम से कम बेहतर होगी ना पता होने से। समय लीजिए, बताइए। ये ऑप्शन सी, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रश्रय देना। इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड हिज मूवमेंट टू कनेक्ट मुस्लिम विद मॉडर्न एजुकेशन और साइंस। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक जो पाश्चात्य जो विचारधारा कह रही थी उससे, और समाज को अपनी, क्योंकि वो बहुत, जैसे कई बार पुराने ग्रंथ होते हैं और लोगों को आगे प्रगति करने नहीं देते, ये व्यक्ति महसूस कर गए और उन्होंने समाज को फिर से, ताकि अपडेट हो सके, लोगों के साथ आगे मिलकर चल सके, क्योंकि अंग्रेज मिलकर चल रहे थे, उसके लिए ये लेके आए। नेक्स्ट प्रश्न, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अगला प्रश्न, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? मैडम कामा, मैडम बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी? बताइए। ये मैडम बीकाजी कामा है। बताइए क्या होगा, सोचिए, समय लीजिए। एनी बेसेंट। और कब की इन्होंने स्थापना? 1898 में। और बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस में, ये 1916 में किन्होंने? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसको एक तरह से रूपांतरित किया गया, बनाया गया। थोड़ा सरोजिनी नायडू और इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। सरोजिनी नायडू को गांधी जी ने भारत की कोकिला कहा, और 1925 में
कांग्रेस के अधिवेशन में। ये भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही, याद रखने वाली बात है। फिर एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा और उनके बारे में जान लेते हैं। ये 1917 में 1917 में ये कलकत्ता, ये पहली कांग्रेस अध्यक्ष, पर भारतीय नहीं, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। ये ब्रिटिश मूल की थी, आजादी का समर्थन करती थी, होम रूल लीग में भी इनका काफी योगदान रहा, मैं एनी बेसेंट की बात कर रहा हूं। और सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, याद रखिएगा, ये तारीख मैंने डाल दी यहां पहले ही। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की 1963 में पहली मुख्यमंत्री बनी। स्वतंत्रता संग्राम में भारत जोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, याद रखिए प्रश्न 25 है, पर हम ऑप्शंस के साथ भी खेलें तो प्रश्नों का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। मान के चलिए आप लगभग 75 के आसपास प्रश्न करके जाएंगे आज। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। समय लीजिए 15 से 20 सेकंड का। सातवां प्रश्न, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्योंकि इन्हें ब्रह्म समाज के विचारों को, मैं हट जाता हूं, ये देख लीजिए, क्योंकि इन्हें ब्रह्म समाज के विचारों को आगे बढ़ाना था, इसलिए कि रविंद्रनाथ टैगोर इनके पिता थे, याद रखिए। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के बंगाल के महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, बंगाली गद्य के आधुनिककर्ता। इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, कई स्कूल खोले, विधवा विवाह कानून के लिए संघर्ष किया, निर्धनों को संरक्षण दिया इन्होंने। दयानंद सरस्वती ने 1875 कहाँ की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और कहाँ की? मुंबई में मणिकचंद बगिया के पास। इन्हीं के बाद फिर श्रद्धानंद आए, शिष्य बने, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उनसे संबंधित भी आगे एक प्रश्न आएगा और वो पूछा जा चुका है आयोग द्वारा, सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर बाल शास्त्री जाम्बेकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, समाज सुधारक और पत्रकार। इन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। बाल शास्त्री
जाम्बेकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो जो की पॉइंट है, वैसे तो पूरा परिचय दिया जा सकता है इनका, हर एक व्यक्ति का, पर उसका अर्थ क्या है हमें तो उतना पढ़ना है जितना प्रश्न बन सके। अगला प्रश्न 8वां, 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, दीनबंधु मित्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अक्षय कुमार दत्त ने। बताओ भैया, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। समय लीजिए 15 से 20 सेकंड का, मैं रुकूंगा आराम से। मैं उस अंतिम विद्यार्थी के लिए आता हूं जो मुझे लगता है कि कम से कम पहली बार क्लास ले रहा है। ठीक है, दीनबंधु मित्र, क्यों नील दर्पण नाटक बना? थोड़ी सी भूमिका, उस समय जो नील अधिक मालिक थे, कौन थे? किस समय की बात चल रही है? 1858 57 में क्रांति हुई है। देश में राज किसका है? अंग्रेजों का। मालिक कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। शोषण कौन कर रहे होंगे? अंग्रेज कर रहे होंगे। तो ये बना किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें साहित्य में नोबेल मिला। जरूरी जरूरी तथ्य जो कम से कम आपको पता होने चाहिए। और ये पहले भारतीय थे। किसके लिए मिला? पहले भारतीय गीतांजलि के लिए मिला, इनकी रचना। ठीक है, अगला, ये गीतांजलि के रचयिता हैं, फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखा। भारतीय राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अक्षय कुमार दत्त, इनका थोड़ा सा परिचय। इन्हें बंगाली पुनर्जागरण के प्रमुख बुद्धिजीवी और तर्कवादी और शिक्षाविद माना जाता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है बड़ा ही प्रसिद्ध। कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। कमेंट करिए इतना आप लोग। आनंद मठ। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक बार पढ़ देता हूं। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। पहले ही आंसर दे दिया इन्होंने, फिर प्रश्न किस पे बनाया? किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? विभाजन हुआ नहीं, विभाजन रद्द किया गया। ये प्रश्न पढ़ते समय शब्दों पे बहुत ध्यान दिया करें, ये यही खेल हो जाता है। 1905, 1909, 1910, 1911। 15 से 20 मिनट लीजिए आराम से। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? उन्नीस सौ 11। और क्या क्या हुआ 1911 में?
राजधानी परिवर्तन, बताइए राजधानी कहां से कहां आई, कमेंट करिए। और फिर विभाजन कब हुआ? 1905 में किया गया था, इसके विरोध में कांग्रेस का। नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इसी समय 1905 में, जो लिखा भी है यहाँ, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बता ही दिया इन्होंने पहले से। जिस साल विभाजन हुआ उसी साल रद्द कैसे हो सकता है? कम से कम ये ऑप्शन तो अपने आप में कट गया। 3 में हमें खेल करना है। राजधानी परिवर्तन कहां कहां हुआ? जॉर्ज पंचम 1911 में भारत है, उन्होंने ही विभाजन को रद्द किया। अगला प्रश्न कमेंट करिए, राजधानी कहां से कहां शिफ्ट हुई, ये मैं नहीं बताऊंगा। मार्च 1930 में, अगला प्रश्न 11वां, मार्च 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रत्यक्ष क्रिया दिवस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए कब हुआ ये, समय लीजिए। मार्च 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रत्यक्ष क्रिया दिवस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक प्रश्न यहां भी है, एक बार से पढ़ेंगे, ये है आपके लिए अगला प्रश्न। किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में, अगला प्रश्न अगर आपको समय कम मिला तो मैं फिर से लगा दूंगा, एक बार इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करते हुए गांधी जी इरविन समझौता पैक्ट को हस्ताक्षरित किया गया था? 1930, 1929, 1927, 1931। बताइए क्या था, कौन सा वर्ष था? उन्नीस सौ 5 मार्च 1931। इस समझौते में यह तय हुआ, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं थे, तो दोनों ने मिलकर यह सहमति जताई, क्योंकि गांधी जी देश के केंद्र में थे उस समय, भारत के, इन्हीं के सांस लेने और निकालने से ही पूरी राजनीति हिल जाती थी। जब ये अनशन करते थे तो पूरा, जब नए नए भारत आए और इन्होंने पहला अपना आंदोलन किया किसानों के लिए, तो जज साहब भी हिल गए, वो भी एक अलग घटना है। तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ कि आप अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आएंगे, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनको मनाया गया, उसी के लिए समझौता हो कि भाई आइए और कम से कम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो आप भाग लीजिए। अब आएगा अगला प्रश्न। हाँ, ये हम बता ही चुके हैं। मार्च 1930 में गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च आंदोलन की शुरुआत कब की, या किस आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न,
पढ़िए, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पुनः संधि कब हुई? याद रखिए, गोलमेज सम्मेलन के आसपास की बात है, सब लिंक है। 1919, 1932, 1937, ये तो नहीं होगा 1919, पर 1919 में हुआ क्या था ये तो नहीं है, पर फिर कौन सा है? ये 1932 में हुआ। मैंने क्या कहा था? 1931, और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित यह घटना है। ये 1932 तुरंत। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया यहां पे। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। यदि आप कहें तो एक प्रश्न मैं खुद भी बना देना चाहता हूं आपके लिए, लग भी रहा, इन चारों का काल क्या होगा घटने का? एक सवाल ये बन सकता है, कौन पहले कौन बाद में? ये पहले, फिर ये दूसरे पे, तीसरे पे, और ये चौथे पे। एक बार इनके साल मुझे क्रम इनका ही बनेगा, 1, 4, 2, 3, इसके क्रम में घटनाएं घटी। एक बार इनके साल मुझे बताइए किस किस साल कौन कौन सी घटनाएं घटी। आखिरी तो बता दीजिए। मैं ही लिख देता हूं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि इन घटनाओं में पहली कौन सी हुई, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये हो गया। ये 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अंग्रेजी, अरबी, बंगाली? बताइए। ये रहा आपके सामने सवाल, उत्तर है फारसी। अगला सवाल, इन पे मैं क्या प्रश्न बनाऊं? जहां कक्षा होगी वहां ऑप्शन से खेलेंगे। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके सामने। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? कौसानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत? उत्तराखंड के स्थान है। 1929। समय लीजिए, बताइए कैसे उत्तर होगा। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? तो भी आंसर आप सही लगा देंगे। कौसानी। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसमें पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। शेयर करते रहिए, लोगों को भी जोड़िए, कमेंट करते रहिए, बताइए कितने सही आपके बन रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की? मदद नहीं की, इस पे जाइएगा, नहीं की। ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम? बताइए। देखिए, ग्वालियर के सिंधिया के जो महाराज थे और उनके जो मंत्री दिनकर राव ने विरोध के दौरान अंग्रेजों का सक्रिय रूप से साथ दिया था। और लॉर्ड कैनिंग का भी वक्तव्य है कि यदि सिंधिया भी
विरोध में शामिल हो जाते तो अंग्रेजों को भागना पड़ता। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। फिर आते हैं हैदराबाद के निजाम पे। हैदराबाद के निजाम जिन्हें अफजल उद्दौला और उनके मंत्री सालार जंग ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण सहायता दी और हैदराबाद को विद्रोह से शांत रखा। तो बचे भोपाल के सिकंदर बेगम और ग्वालियर के सिंधिया। क्या सही उत्तर होगा? ये अवध की बेगम, क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया के बारे में तो बता दिया। उस समय का जो ब्रिटिश सर्वोच्च अधिकारी था वो खुद इनका कह रहा है कि ये भी विरोध देते तो हम तो भाग ही जाते। इनके बारे में मैंने भी आपको बता दिया। भोपाल की सिकंदर बेगम, इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। 1857 के संकट में अंग्रेजों का समर्थन किया और सैन्य रसद भी दी इन्होंने, इन माता जी ने। अगले प्रश्न पे जाते हैं। तो उसका सही उत्तर है अवध की बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, थोड़ा थोड़ा हर ऑप्शन के साथ खेलते चलेंगे, याद नहीं रखने, रटना नहीं है। वीडियो देखो, फ्लो में याद रहे, ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी जो यही प्रश्न दोबारा आ जाए, पर कम से कम ऑप्शन में जो ऑप्शन यहां है अगर वो भी आ जाए तो आपको कम से ये तो होगा कि यार ये तो उत्तर नहीं होगा, बस वो करना है। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? आप थोड़े से परेशान हुए होंगे, टिहरी यहां क्या कर रहा है? ये तो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। असल में आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको प्रिंटिंग प्रेस और कैसे औद्योगिक चरण आया और कैसे फिर जब कस्तूरबा अंग्रेज हारे और वो वापस आए और अपने ग्रंथ लेके आए और फिर प्रिंटिंग प्रेस ने विचारधारा का विस्फोट ला दिया, सब लोगों तक बात पहुंच रही थी और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और सामने मार्टिन लूथर आए, जैसे भारत में राजा राम मोहन राय। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रिंटिंग प्रेस की थी, ये मैं पढ़ा चुका हूं। जब अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसका ये थोड़ी कि प्रभाव कुछ जगह नहीं होगा। विचारधारा फैलती तो लगभग हर जगह फैलती है। भारत में भी उसका असर आया क्योंकि अंग्रेज भारत में थे, वो यहां भी उसका असर लेके आए। उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित भी हम कुछ तैयारी करते, तो मुझे लगा प्रश्न यहाँ डाल देना चाहिए तो मैंने डाल दिया। आगे वीडियो आ भी रहा है, वहां भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, एक ही प्रश्न है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित था। भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह और सुदर्शन शाह, बताइए क्या कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? देखते हैं 16वां प्रश्न। प्रताप शाह। क्रम क्या होगा? सुदर्शन, भवानी, प्रताप और कीर्ति। ये इनका क्रम होगा अगर क्रम पूछ लेते। सुदर्शन पहला, भवानी दूसरा, प्रताप शाह तीसरा और कीर्ति चौथा। ये लगातार शासक रहे टिहरी राज्य के। अगला प्रश्न, एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना? एओ ह्यूम कौन है? एओ ह्यूम ऑप्शन, इस पर भी बाद में बात करेंगे। एच.एस. ऑकलैंड, एस.सी. बनर्जी, सुब्रमण्यन अय्यर, विलियम वेडरबर्न। बताइए। 17वां प्रश्न, देखिए जब अंग्रेज व्यक्ति हो और अपनी जीवनी लिखवाए ना तो ज्यादातर संभावना रहती है कि अंग्रेज ही लिखेगा, तो कम से कम इस आधार पे दो तो गायब हो ही गए, एस.सी. बनर्जी और सुब्रमण्यम। मतलब जरूर नहीं ऐसा हो, लेकिन सामान्य सोच तो यही कहती है। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए?
2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1889, 1910 में। एक बार अन्यों की बात कर लेते हैं। कर्नल एच.एस. ओलकॉट, ये अमेरिकी सैन्य अधिकारी हैं, पत्रकार और वकील भी रहे। 1875 में मैडम ब्लॉत्स्की के साथ न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। याद रखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इन्होंने। उसके बाद एस.सी. बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बनर्जी, ये इनका पूरा नाम है। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर एस.सी. बनर्जी आ जाए। व्योमेंद्र चंद्र ए.सी. व्योमेंद्र चंद्र बनर्जी कौन है ये? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो मुंबई में हुआ आयोजन जिसका। इसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर का पूरा नाम सर एस सुब्रमण्य अय्यर था। ये मद्रास के प्रख्यात, ये भी वकील थे, न्यायविद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मद्रास के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे और समाज सेवा में इन्होंने काम भी किया। थोड़ा सा जो हमारा उत्तर आया ही है, विलियम वेडरबर्न, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया 89 1910, ये मैं बता ही चुका हूं पहले। और इन्होंने संसद में मुद्दे उठाने के लिए भारतीय संसदीय समिति बनाई। इन्होंने भारतीय संसदीय समिति, एक बार फिर से देख लीजिए सभी को, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट गया तो फिर से लिख लें। अगला प्रश्न 18वें पे, पता भी नहीं चला कब 25 प्रश्न हो जाएंगे आपके सामने। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? पहला तो ये 16वां क्यों है? क्या अभी भी ये हाल में घटा है? ये बात 2021 की है, उसी समय का प्रश्न है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, अपना भारत अपना गौरव, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा बताइए? समझ लीजिए। ये और अपना भारत अपना गौरव, ये SC ST के आर्थिक विकास से संबंधित था। स्टैंड अप इंडिया BC से संबंधित कुछ प्रोग्राम है, पर ये इसकी थीम नहीं है। अगला प्रश्न एक बार देख लीजिए, ये SC ST से संबंधित है, ये 2021 की थीम है, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो अगले प्रश्न पे जाएंगे। ये लिख लिया आपने? मैं मान के चल रहा हूं आपने लिख लिया। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ये UPSC की बात चल रही है, क्योंकि भारत की बात चल रही है तो अखिल भारतीय सेवाएं होंगी जो UPSC से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कौन कौन सी? समय लीजिए, बताइए। 10 बताइए कौन सी?
3 सही जवाब। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और कौन सी है बताओ? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगले प्रश्न पे जाएंगे। ये है अगला प्रश्न आपके सामने, 20वां प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम.ए. अंसारी। बताइए कौन है? ये प्रश्न एक आ भी चुका है पहले, अगर आपने पीछे ध्यान दिया तो उससे आप खिल जाएंगे, आप उत्तर लगा पाएंगे। बताइए। सर सैयद अहमद खान। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने खोला, जिसका स्वरूप बाद में अलीगढ़ आंदोलन के रूप में सामने आया। उसके संस्थापक भी थे ये सर सैयद अहमद खान। एक फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। और मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने कब खोला? 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बाद में बना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक। ये भाई साहब 2 देश करवा दिए इन्होंने, है ना, पाकिस्तान के संस्थापक। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंतिम एम.ए. अंसारी, ये कौन थे? ये इनका पूरा नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर ये पूरा नाम कई बार दे देते हैं, मुख्तार अहमद अंसारी। इन्होंने ये कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत रोचक प्रश्न देखिए। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर, मैं थक गया बोलते बोलते। पलासी, बक्सर, जहां अंग्रेज आधुनिक काल में आके अपनी जड़ें जमा लेते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फिर उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण आता है। सीधा प्रश्न पूछा है, बनाया नहीं है मैंने, सीधा प्रश्न आया ये। अगर आपने क्लास ली है तो कम से कम आपको ये तो पता होगा कि 1757 में जून में प्लासी का युद्ध हुआ, तो ये तो एलिमिनेट हो ही गया। अब बस 3 प्रश्न आपको बताने हैं, बताइए तीनों में से कौन सा है? तो प्लासी का युद्ध था 23 जून। डेट भी मैंने वहां बताई है, मैंने यहां तो उन्होंने साल पूछा, अगर महीने की डेट भी आगे पीछे कर देते तो भी आप उत्तर लगा पाते। मैंने वहां ध्यान दिया इस चीज का, उस हिसाब से तो काफी कर देना चाहिए आपको। देखिए कितने लोग कमेंट करते हैं। 1764 कब से कब तक? 22 से 23 अक्टूबर, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न ये, और अभी तक केवल 3 क्लास हुई हैं, और आगे की जो कहानियां आ रही हैं सारी लिंक हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस है, आपने हमने कई सारे प्रश्न पीछे देखे।
महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहां यात्रा की थी? अवध, चंपारण, अमृतसर, रायबरेली? बताइए। आपके सामने है प्रश्न, 15 से 20 सेकंड लीजिए आराम से और उत्तर बताइए। शेयर करते रहिए इसे, दिमाग में जिस भी मित्र का याद आ रहा है, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप बनाया हुआ है शेयर कर दीजिए, लाइव लोग आएंगे उन्हें भी मौका मिलेगा और कम से कम हमारी तैयारी का क्या अनुपात फिलहाल चल रहा है ये भी पता चलेगा। 22वां प्रश्न, चंपारण। मैं जिस घटना का जिक्र अभी किया था ना मैंने एक बार पीछे, कि गांधी जी तो वो व्यक्ति थे जिन्हें गोलमेज सम्मेलन के लिए इनको बुलाया गया है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पीछे प्रश्न भी आया है, बीच में मैंने इस घटना का जिक्र भी किया था, ये वही घटना है। ये पहली घटना थी जिसमें उन्होंने 1917 में चंपारण में जाके दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के विरोध किया था। कहां किया था? चंपारण में। अगला प्रश्न, या थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं, एक बार आप देख लीजिए। ये नील की खेती से संबंधित था, 3 कटिया प्रणाली चल रही थी। जिन जिन लोगों को 3 कटिया प्रणाली, ये आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब आएगा। तीन कटिया प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, बस इतना आपको बताना था। देखिए लिख लिया आपने, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। दमनकारी प्रणाली थी, 3 कटिया प्रणाली, आगे पढ़ेंगे हम, अब इससे ज्यादा छेड़ते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भैया, बस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 23वां प्रश्न, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अभी मैं आर्य समाज के बारे में पीछे बता चुका हूं, वहां मैंने श्रद्धानंद के बारे में बताया। आर्य समाज की स्थापना में पीछे बता चुका हूं, 1875 में हुई, 10 अप्रैल 1875 में। अगर वहां 10 अप्रैल नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद बने। पहले बहुत विलासिता में रहते थे, बाद में उनसे मिले हृदय पर्यंत, वो ये वकील थे। बाद में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ऑप्शन आपके सामने, 1900 ईस्वी, 1905, 1901, 1902, 1903। बताइए किस साल उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की? गुरुकुल कांगड़ी, जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो गुरुकुल कांगड़ी डिम्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। और हिंदी भाषा में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने विज्ञान को हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, जो पहले अंग्रेजी में ही सब लोग पढ़ते थे। गुरुकुल कांगड़ी का क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और मुझे भी सौभाग्य मिला इसमें पढ़ने का। 1902 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न आपके सामने है। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उन्होंने 2 मार्च 1902 में की थी। ये फैक्ट थोड़ा याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। 1902 में। देखिए यहां डेट दे नहीं रहा, फिर भी आप मान के चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं बना के नहीं लाया हूं कि मेरी प्रिय यूनिवर्सिटी तो सभी अच्छी हैं, मैं पढ़ा हूं। ये मैंने नहीं बनाया, ये पीवीक्यू से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगला प्रश्न, भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज, भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है किसे? डलहौजी, क्लाइव को, लॉर्ड मैकाले को, वॉरेन हेस्टिंग को? बताइए किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल में पढ़ा चुका हूं। अभी हमारा उपनिवेशवाद का
वाणिज्यिक चरण चल रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रही थी। ये डेट थोड़ी ठीक कर लो भैया। 86 और 93, अब ये ठीक है। ये इनका कार्यकाल था, मैं पढ़ा चुका हूं उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में। इनसे पहले वॉरेन हेस्टिंग, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर जॉन शोर के बाद वेलेस्ली, छोटा भाई आर्थर वेलेस्ली, सब करा दिया मैंने। 93 से लेके 98 तक जॉन शोर आएगा, लगभग 98 के बाद 1805 तक वेलेस्ली लाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके बाद फिर द्वितीय मराठा युद्ध होगा, पूरा पढ़ चुके हैं। 18वीं सदी का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और उसके बाद वाणिज्यिक चरण। इसे जब हम प्रशासन में पढ़ेंगे, अभी राजनीतिक पढ़ रहे हैं ना, राजनीतिक प्रशासनिक चरण चढ़ेगा तब वहां पे इसका जिक्र आएगा कि प्रशासन में क्या क्या बदलाव है। तभी यही भाई साहब सिविल सर्विसेज के जन्मदाता बनेंगे, वहां ये बात आती। एक बार अन्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था 1773-1785, डलहौजी। इन्होंने पिचासी तक डलहौजी इन्होंने सिद्धांत दिया। विभक्त का सिद्धांत, रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव है, क्लाइव लिखा हुआ है खाली। ये पहले गवर्नर थे। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर 3 हुए, रॉबर्ट क्लाइव, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कार्टियर, और एक बीच में है, कमेंट करिए वो कौन है। अगला वॉरेन हेस्टिंग 1773-1785, वेरेलस्ट, इनके बाद जो गवर्नर बना वेरेलस्ट, इनका काल क्या था 1765 से 17 तक। ये मैं पढ़ा चुका हूं, अभी लास्ट की जो किताब क्लास हुई है वाणिज्यिक चरण औद्योगिकवाद का वाणिज्यिक चरण, इनका कार्यकाल 1767 से 69 तक। इसके बाद कार्टियर आएगा, एक बार क्लास देखे जाके, यदि आपने फ्री में है, डेमो क्लास है, अभी एक और होनी, इसके बाद एक और क्लास होगी। 1772 तक कार्टियर के बाद वॉरेन हेस्टिंग आएंगे 1773 से 85। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस आएगा 1786 से 93। इसके बाद जॉन शोर आएगा, सत्रह सौ 93 से लगभग 97। उसके बाद वेलेस्ली आएगा, ये क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वाणिज्यिक चरण के लिए। 1700 लगभग 98 से लेके 1805 तक, जिनके समय 2 युद्ध हुए। ये पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेरेलस्ट, फिर कार्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ली, डलहौजी आगे आएंगे 1857 तक। डलहौजी के कारण ही ये 1858 तक लगभग रहेंगे, 56 तक रहेंगे। इन्हीं के कारण 1857 क्रांति आई, क्योंकि इतना ज्यादा संघर्ष किया लोगों के साथ, लगभग इतना रहेगा इनका। इसके बाद कौन आएंगे, लॉर्ड कैनिंग,
जो बाद में आके स्थिति को संभालेंगे जब क्रांति आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं। अंतिम प्रश्न, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए, बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह, आगे ना 57 की क्रांति, अभी डलहौजी की बात चल रही थी, 1857 की क्रांति। अब वो उस ऑप्शन से तो कोई प्रश्न बन गया, आप डलहौजी ऑप्शन में दिया इन्होंने, यदि आपने डलहौजी पढ़ा होता तो आपको 1857 की क्रांति भी पता होती और शायद उस समय आप थोड़ा सा लिंक भी कर पाते। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, किसने सहयोग दिया भैया अंग्रेजों का? 15 से 20 सेकंड। अंतिम प्रश्न बताइए। है कहाँ मैं यहाँ तू वहाँ, ठीक है। नेपाल, कुछ ऑप्शंस के बारे में भी इसमें पढ़ लेते हैं। 1857 का विद्रोह और रियासतों, उस समय एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम जो नेपाल है। बहादुर राणा ने अंग्रेजों की मदद के लिए एक बड़ी सैन्य टुकड़ी भेजी नेपाल की ओर से, लखनऊ पर अंग्रेजों की सहायता करी कब्जा करने में। बाकी भूटान, श्रीलंका और बर्मा, इन्होंने कोई सहायता नहीं करी अंग्रेजों की। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। लगातार कमेंट और शेयर करें, जो नहीं देख पाए उन्हें शेयर करें, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, एक बार इसको फिर देखिएगा फिर से कितने सही लगा पाते हैं। ऑप्शन से भी आगे कितने प्रश्न बनेंगे, तो लगभग 25 के साथ साथ हमने लगभग 75 प्रश्न किए हैं आज, पर काम बिल्कुल मजबूती से हुआ है। हमारी कई सारी क्लासेस अभी भी चल रही हैं, रनिंग में है, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, डेमो लीजिए, कुछ टेस्ट सीरीज कम से कम पहली 2 तो निःशुल्क हैं। संस्था से संपर्क करिए और उन्हें ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, घर बैठे यदि आप देहरादून में नहीं है। चलिए, थैंक यू। मैं आर्यन गुर्जर, फिर आपसे मिलूंगा। अरे जू भाई, वो स्टॉप नहीं हो रही यार।